हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हमारी बुक है एनसीईआरटी साइंस। हम 8 तक के 6 to 8 तक के सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं साइंस के। ठीक है, जिसकी वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट बुक की सीरीज़, जो है हमारी अगली बुक है एनसीईआरटी साइंस 9th। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट टेक्सचर के हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, है ना। जो भी चीज़ें हम देखते हैं यूनिवर्स में, ठीक है, वो सब किससे बनी है? किसी न किसी मटेरियल से बनी है ना, जिसे साइंटिस्ट ने नेम दिया है क्या? मैटर, है ना। जिसे हम उस जिस मटेरियल से वो बनी है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैटर क्या होता है? द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम सांस में यूज़ करते हैं, सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, है ना। और हमारे आसपास जो हम देखते हैं, पत्थर, क्लाउड्स, स्टार्स, ये सब क्या है? ये सब मैटर से बने हुए हैं, है ना। जो पेड़ पौधे बने हैं, जो एनिमल्स हैं, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, मतलब बालू की एक कण, है ना, और एक ड्रॉप वाटर, ये सब क्या है? ये सब भी मैटर से ही बने हैं। ठीक है, सब कुछ मैटर है, सब कुछ, है ना, किसी किसी पदार्थ से बना है। ठीक है, और हम देख सकते हैं, अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, ये जो सारी चीज़ों का हमने नाम लिया, है ना, जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देख पा रहे हैं, वो सभी क्या कर रही हैं? वो सभी स्थान घेरती हैं, है ना, कि स्पेस में कुछ न कुछ जगह वो ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, और उनका मास होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक बुक देखते हैं, तो बुक को हम कहीं रखेंगे तो वो एक एरिया घेरेगा, है ना, और उसका एक अपना मास होगा, है ना। तो हम मैटर किसको बोलते हैं? जिसके पास क्या हो? मास हो और वॉल्यूम हो, मतलब उनका आयतन भी हो और उनके पास अपना द्रव्यमान भी हो। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें क्या है? वॉल्यूम है और जिनके पास मास है, द्रव्यमान है, उन्हें हम बोलेंगे मैटर। ठीक है, देखो, पुराने समय में क्या था? सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। जो पुराने लोग थे, है ना, उनको इतनी साइंस की नॉलेज नहीं थी, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इंडिया में जो फिलोसोफर थे पुराने टाइम के, एंशिएंट या फिर जो अर्ली फिलोसोफर थे, वो उन्होंने मैटर को 5 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, जिससे हम कहते हैं पंचतत्व। आपने पंचतत्व का नाम सुना होगा, है ना। हवा, है ना, पृथ्वी, आग, आकाश और वाटर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, तो जो एंशियंट फिलोसोफर हैं, जो अर्ली फिलोसोफर, इंडियन फिलोसोफर्स हैं, उनका मानना है कि दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, नॉन नॉन लिविंग, लिविंग, ये सारी चीज़ें किससे बनी है? इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है। कौन कौन से बेसिक एलिमेंट हैं? ये पंचतत्व, जिसका नाम है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, और जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैं, वो भी कुछ इसी तरीके के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, वो भी इस मैटर के इस टाइप के क्लासिफिकेशन को मानते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में क्या है? मॉडर्न टाइम में जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 तरीके से मैटर को क्लासिफाई किया है। ठीक है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस चैप्टर में हम इसी बारे में सीखेंगे। ठीक है, है ना, हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का जो फिजिकल नेचर है वो क्या होता है। मैटर तो हमने देख लिया, ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसी चीज़ें जो क्या करती हैं, जिनके पास अपना मास है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, मतलब उनके पास उनका वॉल्यूम भी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं, ये मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल, छोटे 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 पार्टिकल से बने होते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबे समय से दो थॉट प्रोसेस, मतलब दो विचारधाराएं चलती हैं फॉर द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर को लेके कि मैटर किस तरीके का बिहेव करता है, कैसा है वो। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस ये कहता है, एक विचारधारा ये कहती है कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है, लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे लकड़ी के गुटके होते हैं ना, लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं या फिर लकड़ी का टुकड़ा होता है, एक मैटर उसकी तरीके से है, एकदम कंटिन्यूअस है, कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। जबकि दूसरा जो थॉट प्रोसेस है, दूसरी जो विचारधारा है, दूसरा जो स्कूल है, स्कूल का मतलब यहाँ पे है विचारधारा। ठीक है, इसका ये कहना है कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जैसे कि सैंड से। तो हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का नेचर है मैटर का, वो कंटिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है, मतलब वो कंटिन्यूअस है लकड़ी के ब्लॉक की तरह या फिर वो एक पार्टिकल की तरह है। तो हम इसको एक आगे एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे कि मैटर का नेचर होता कैसा है। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिविटी है 1.1। देखते हैं, टेक 100 ml बीकर, हम 100 ml बीकर लेंगे, उसको आधा भरेंगे पानी से और हम उसके जो वाटर लेवल है उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने बीकर लिया, बीकर को आधा भरा, उसको हमने ऐसे मार्क कर लिया। अब हम इसमें सॉल्ट या फिर शुगर को ऐड करेंगे, फिर हम उसको ग्लास की रॉड से स्टर करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम देखेंगे कि जो मार्क हमने लगाया था, पानी उसके ऊपर आया कि नहीं आया। हमने जब उसमें शुगर ऐड किया या फिर सॉल्ट ऐड किया तो पानी को उसके ऊपर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जो वो साल्ट है ना, साल्ट था या जो शुगर होता है, वो क्या होता है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, और पानी के बीच में कुछ स्पेस रहता है जिसके अंदर वो साल्ट या फिर शुगर या फिर जो चीज़ घुल जा रही है वो उसके अंदर मिक्स हो जाती है और उस खाली स्पेस में चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका पानी का जितना वॉल्यूम था उतना ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमें पानी का लेवल उठा हुआ नहीं दिखता। ठीक है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, ये कितने छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2-3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 100 ml वाटर में इसको डिज़ोल्व कराएंगे। फिर क्या होगा, जैसे हमने एक बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर में 2-3 पार्टिकल्स ऑफ किसके डाले हमने, पोटेशियम परमैंगनेट के। ठीक है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, और हम इसमें से 10 ml निकाल के अगले बीकर के पानी में डाल देंगे। 90 ml पानी लेंगे और 10 ml इसमें हम ऐड कर देंगे, ये जो पहला सोल्यूशन हमने बनाया था। फिर जब ये हमें मिल गया 100 ml, इसमें से 10 ml निकाल के हम अगले 90 ml वाटर में डालेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसका कलर देखो डार्क से लाइट होते चला जा रहा है। हम 5-6 बार इसको रिपीट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो कलर है, अभी भी कलर आ रहा है उस पानी में, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिखाता है कि जो थोड़े से क्रिस्टल्स है, जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अबाउट 1000 लीटर, 1000 लीटर जो पानी है उसको एक छोटा सा, थोड़े से पार्टिकल जो है उसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं इससे, किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो
देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, है ना। उन दो तीन जो क्रिस्टल्स थे हमने जो डाले थे उसमें क्या है, मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में थे, जिसने क्या किया, खुद को डिवाइड करते करते क्या करा, वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। हम ऐसी एक्टिविटी डेटॉल के साथ भी कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम उसमें कितना भी पानी ऐड करते जाएं उसमें क्या होगा, डेटॉल की स्मेल आती रहेगी, ठीक है। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं डेटॉल के, वो मिक्स होते, वो छोटे से छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए हैं और वो पूरे पानी में मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हाँ देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। हमने एक्टिविटी 1 और 2 देखी, ठीक है, और हमने देखा कि जो शुगर पार्टिकल है या फिर साल्ट पार्टिकल है या फिर डेटॉल है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने पानी में डाल के उसको घोला था, वो क्या हो गए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए पानी में, है ना, इवनली, ठीक है। और अगर हम चाय बनाते हैं या फिर कॉफ़ी बनाते हैं या फिर लेमनेड बनाते हैं या फिर लेमनेड मतलब नींबू पानी बनाते हैं, तो क्या होता है, जो एक टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अनदर, मतलब शुगर के जो पार्टिकल थे, है ना, वो वाटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो गए, है ना। तो शुगर और वाटर दोनों डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो इस तरीके की जो मिक्सिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, ठीक है। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की, वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है। हम क्या करते हैं कि अगर आप घर पे अगरबत्ती जलाते हो, है ना, घर के कमरे के एक कॉर्नर में रख दो अगरबत्ती और इसको स्मेल करो बिना जलाए, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी, हमें उसके एकदम पास जाके उसको स्मेल करेंगे तब जाके हमें स्मेल आएगी। लेकिन अगर हम उसे जला के रख देते हैं तो क्या होगा, हम कमरे के दूसरे कोने पे भी बैठे होंगे तब भी हमें उस अगरबत्ती के जलने की स्मेल आएगी, अगरबत्ती की फ्रेगरेंस हमें फ़ील होगी, है ना। तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न है कि जो वो पार्टिकल्स थे, है ना, जब वो जल रहा था तो पार्टिकल्स क्या हो गए, मूव करके एक जगह से कमरे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंच गए। इससे क्या हुआ, वो हमारे पास तक आ गए, जिससे हमें उसकी खुशबू या फिर उसकी स्मेल फील हुई, ठीक है। तो अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विथ वाटर। हम 2 बीकर लेंगे जिसमें पानी भरेंगे, ठीक है, और हम उसमें कुछ ड्रॉप ब्लू या रेड इंक की डाल देंगे धीरे से, ताकि वो पानी हिले ना और डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और एक बीकर में तो हम इंक डाल देंगे, दूसरे बीकर में हम डालेंगे हनी, और हम उसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, उसको ऐसी जगह रखेंगे कि वो डिस्टर्ब ना हो। अब हम अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे कि क्या वो इमीडिएटली घुल गए या फिर उन्होंने टाइम लिया। जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.5, हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का कोई क्रिस्टल, ठीक है, एक क्रिस्टल किसी ग्लास ऑफ हॉट वाटर में डालेंगे और दूसरा ठंडे पानी में डालेंगे। एक क्रिस्टल डालेंगे हम गर्म पानी में, एक क्रिस्टल डालेंगे ठंडे पानी में, ठीक है। और दोनों को सॉल्यूशन को स्टर नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। और हम क्रिस्टल को नीचे बॉटम पे सेटल होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस टाइम क्या होगा, तो इस इन जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं,
इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? इससे हमें कंक्लूजन मिलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैं वो क्या है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जैसे जब हम पोटेशियम परमैंगनेट का वो क्रिस्टल डालेंगे, वो क्या करेगा, वो मूव करेगा, मिक्स होते रहेगा। जैसे हमने 6 क्लास में बॉयल करके डाला था, है ना। 7th क्लास में हमने एक्टिविटी करी थी कि ग्लास जार में हमने पानी रख के उसमें एक क्रिस्टल डाल के उसको बॉईल करा था, तो वो क्रिस्टल ऊपर की ओर उठते हुए हमें दिख रहे थे, है ना। तो ये जो मैटर है, पार्टिकल्स हैं, वो मूव करते हैं लगातार, ठीक है। तो ये क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इनके पास इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पार्टिकल्स जो है तेज़ मूव करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम उनको गर्म करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेज़ मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल ऑफ मैटर, वो क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। मतलब दोनों जैसे पानी का पार्टिकल अलग है ना। और जो शुगर का पार्टिकल या फिर साल्ट का पार्टिकल था वो अलग नेचर का था, बट दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होती है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, है ना। और हमने ये भी देखा कि जैसे हम गर्म करते हैं, ठीक है, और जो डिफ्यूज़न होता है वो फास्ट होते जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम समझेंगे एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी नंबर 1.6 से, ठीक है। अब आप इसको गेम की तरह खेल सकते हो फील्ड में, ठीक है। आप 4 ग्रुप्स बनाएं अपने क्लास के बच्चों का, ठीक है। उसकी ह्यूमन चेन बनानी है आपको। एक ह्यूमन चेन बनानी है, जैसे ईडू मिसमी डांसर्स होते हैं, एक दूसरे का हाथ ऐसे एक दूसरे में फिक्स करके टाइटली पकड़े होते हैं। और एक हमें चेन बनानी है जिसमें बच्चे एक दूसरे का हाथ सिर्फ पकड़े हुए हों, बस ऐसे, ठीक है। और एक चेन बनानी है जिसमें हाथ केवल टच हो, ठीक है। और एक चेन ऐसी बनानी है जिसमें बच्चे दूर दूर हो, मतलब उनके बीच में स्पेस हो, ठीक है। जो चौथा ग्रुप है उसमें बच्चों को क्या होगा, एक दूसरे इन सारे लोग बच्चों के अराउंड मूव करना है, दौड़ना है और ट्राई करना है इनके बॉन्ड्स को, इनका जो ह्यूमन चेन है उसको तोड़ने की। तो कौन सा जो ग्रुप है जिसकी जो चेन है वो इजीली टूट जाएगी? वो जो फर्स्ट वाला था जिसने केवल टच कर रखा था, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स था वो बिल्कुल कम था, है ना। और जो सेकेंड ग्रुप था जिसने एक दूसरे के हैंड को होल्ड कर रखा था उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो सबसे पहले वाला ग्रुप था, ये जो डांसर वाले टाइप के जो चेन बना के खड़े थे ऐसे डांसिंग स्टाइल में, उनको ब्रेक करना ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को कस के फोर्स लगा के पकड़ रखा था, है ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है? अगर हम प्रत्येक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर कंसीडर करें तो क्या होगा? तो जो फर्स्ट ग्रुप था जो हमने सबसे पहले बनाया था उसमें हम देखेंगे कि उसमें पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स था, है ना। अब हम एक और एक्टिविटी देखेंगे 1.7, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1.7 क्या है? इसमें हम आयरन की कील लेंगे, ठीक है, चाक का कोई टुकड़ा लेंगे और रबर बैंड लेंगे, ठीक है। अब हम इनको ब्रेक करने का ट्राई करेंगे हैमर से कट करके या फिर स्ट्रेच करके। तो हमें किस में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, किस सब्सटेंस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए? तो आयरन का जो कील था, है ना, आयरन कील में क्या होगा, आयरन कील के जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि उसे तोड़ने में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा
ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना। जो एक्टिविटी 1.8 देखते हैं, टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ फिंगर। हम किसी कंटेनर में वाटर भरेंगे, ठीक है, वाटर पूरा फिल करेंगे और इसको उसके जो सरफेस है उसको फिंगर से कट करने की कोशिश करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। ट्राई करके देखना एक बार। जो ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं 1.6, 1.7 और 1.8, ये क्या सजेस्ट करते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो क्या करता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स वर्क करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, है ना। जो स्ट्रेंथ है फोर्स का वो वेरी करता है मैटर टू मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, आपको बताना है इसमें मैटर कौन कौन से है। चेयर है कि नहीं, एयर है कि नहीं, लव, लव तो दिखता नहीं, लव में मास भी नहीं होता और लव में वॉल्यूम भी नहीं होता, है ना। हालांकि हमारा दिमाग में भरा रहता है बट उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें इमेजिनरी है। तो लव तो पार्टिकल नहीं है। स्मेल, अब आप डिसाइड करिए स्मेल मैटर है या फिर नहीं है। हेट भी मैटर नहीं है ना। आलमंड्स ये मैटर है, इसमें वॉल्यूम होता है, मास होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें देखोगे और आप क्लासीफाई करोगे कि ये मैटर है या फिर नहीं है। गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close। अभी हमने वो कौन सी थी अगरबत्ती वाली देखी थी ना, एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप उसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। कौन सी प्रॉपर्टी शो होती है इससे। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, जो मैटर्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अभी हमने पढ़ा ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट्स कौन कौन, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, अब स्टेट देखते हैं ना। स्टेट, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, कौन कौन से स्टेट में है ना। हम देखते हैं कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं, कुछ गैस में होते हैं, ठीक है। These state of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter। ये जो स्टेट है ये क्यों है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, वेरी करते हैं ना, उसकी वजह से। नाउ हम इसके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये सॉलिड और लिक्विड और गैस, जो गैसियस स्टेट है मैटर का, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1.9 से, द सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट जो मैटर का होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे पेन, बुक, निडल और कुछ वुडन स्टिक्स, है ना, पीस ऑफ वुडन स्टिक्स। और हम क्या करेंगे, इन सारी जो शेप्स हैं, इनकी जो शेप्स हैं उसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, हम देखेंगे कि इनके पास क्या है, इनके पास एक डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है ना। और क्या होता है, अगर हम इनको हैमर से खींचे या फिर तोड़े, इनको हैमर से पीट के तोड़ें या फिर खींचे या फिर गिराएं, तो इनके साथ क्या होता है, आर दिस कैपेबल टू ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो पा रहे हैं, मुश्किल है। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, हम उनको कंप्रेस करने की ट्राई करेंगे, तो क्या वो कंप्रेस होते हैं, सिकुड़ते हैं कि नहीं सिकुड़ते, ठीक है। क्या आप कैपेबल हो उनको कंप्रेस करने में अपने हाथ से,
उनको बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उनको कंप्रेस करने के लिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर नहीं है? ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमने ली अभी एक्सपेरिमेंट में, एक्टिविटी में, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड है, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स हैं। ठीक है, और हम ऑब्जर्व करते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट ये सारी चीज़ें जो है इनके पास क्या है? डिफिनिट शेप है ना, इनका अपना शेप होता है, और इनके पास क्या है? They have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume that is have negligible compressibility। हम उनको दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉलिड्स के पास क्या होता है? एक टेंडेंसी होता है कि अपने वो शेप को मेंटेन कर सके। ठीक है, जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं वो उसका अपोज करते हैं और अपने शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं वो ज़्यादा फोर्स लगाने पे वो अपना शेप चेंज नहीं करते बल्कि टूट जाते हैं, वो बहुत रिजिड होते हैं। ठीक है, वट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज शेप और स्ट्रेचिंग? रबर बैंड क्या है? जब हम खींचते हैं तो वो फैल जाता है, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। अगर हम ज़्यादा फोर्स से उसको खींचेंगे वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है? वो सॉलिड है क्योंकि वो रिजिड है, अपनी प्लेस पे अपनी शेप के रहता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। वट अबाउट शुगर एंड साल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स? वो जार्स में रखने पे तो डिफरेंट शेप ले लेते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो उनका जो शेप होता है, शुगर तो ऐसे एक ही शेप की होती है ना, इस टाइप की होती है ना, वो तो नहीं चेंज हो जाता। तो वो क्या है? वो सॉलिड है। स्पॉन्ज के बारे में, स्पॉन्ज के अंदर वो जो हवा भरी होती है ना, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। तो वो क्या है? वो एक सॉलिड है। ठीक है, ओके। हमने तीनों के बारे में देख लिया। आइए अब देखते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड स्टेट कैसे होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, हमें कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट शेप के कंटेनर लेंगे, 50 ml मार्क करेंगे इस पर, और क्या करेंगे? मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, फिर मेजरिंग सिलेंडर लेके व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? अगर इन्हें हम ज़मीन पे गिराएंगे तो क्या होगा? अगर ये ज़मीन पे गिर जाते हैं, हम 50 ml ऑफ एनी ऑफ वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र, हम 50 ml लेंगे और इनको डिफरेंट कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या होगा? इनका जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा, है ना, लेकिन जो इनका शेप है वो चेंज होता रहेगा, है ना। तो व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली? है ना, ये इजीली फ्लो होता है और वो अपना शेप चेंज कर लेता है। जिस तरीके की, जिस शेप की बॉटल में, जैसे हमने इस शेप के बॉटल में भरा इसको, तो जो लिक्विड का शेप है वो बॉटल के शेप का हो जाएगा। अगर हमने इसको स्क्वायर शेप बॉटल में रखा तो उसका शेप भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विड को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का शेप वो एक्वायर कर लेता है और वो इजीली फ्लो करता है। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि वो रिजिड नहीं होते और वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5, जहाँ हमने देखा था कि जो सॉलिड और लिक्विड हैं वो डिफ्यूज होते हैं लिक्विड में। जो गैसेस होते हैं, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। जो गैसेस होते हैं वो भी वाटर में डिफ्यूज होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो इन गैसों में स्पेशली कौन है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि सर्वाइवल, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं, और ये वाटर में मिक्स होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे मछली है ना, तो वो क्या करते हैं? वो उस पानी में से ऑक्सीजन को ले लेते हैं।
जो जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उन्हें क्या होता है, ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, है ना। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, the aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. कैसे ब्रीथ करते हैं, जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसकी वजह से। सो वी मे कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स और गैसेस हैं, ये क्या होती हैं, ये लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है, मतलब उसको मिक्स कर सकते हैं हम लिक्विड में। ठीक है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड का, the rate of diffusion of liquid is higher than that of solid। मतलब जो लिक्विड होते हैं उनमें डिफ्यूज़न ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ठीक है, ये क्यों होता है, जो लिक्विड स्टेट में मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। मतलब सॉलिड से ज़्यादा, सॉलिड पार्टिकल के बीच अगर इतनी स्पेस है ना, तो लिक्विड के पास इतनी स्पेस होगी, है ना। तो इसमें जो डिज़ोल्व, जो मिक्सिंग की प्रोसेस है वो फास्टर होगी और इजीली होगी, है ना। जो गैसियस स्टेट के बारे में देखते हैं, हमने क्या देखा, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। अब नंबर 3 पे है गैसियस स्टेट। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? एक छोटे से सिलेंडर से वो हज़ारों बलून फुला सकता है। ऐसा कैसे होता है, आप उससे जाके पूछें, या फिर आप देखोगे आपकी जो गैस के सिलेंडर है ना, कितनी छोटी सी होती है, लेकिन उस पर हम महीनों गैस जला के खाना बना सकते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में भरी होती है। उसको कंप्रेस करके बहुत ज़्यादा गैस को लिक्विड में चेंज करके हम कम वॉल्यूम उसका बना के इसमें भर देते हैं, और जब हम यूज़ करते हैं वो गैस के फॉर्म में यूज़ होती है। तो छोटे से सिलेंडर में ज़्यादा गैस आ जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम एक्टिविटी से और क्लियरली समझेंगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं एक्टिविटी 1.11। ठीक है, टेक 300 ml syringe and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.1। हम 3 सीरीज लेंगे इस टाइप की और उसका जो माउथ है उसको ऐसे कवर कर देंगे रबर कॉर्क से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसका जो पिस्टन है उसको रिमूव कर लेंगे। ये जो पिस्टन है ना, सिरिंज में होता है, इसको हम रिमूव कर लेंगे और इसको फिर क्या करेंगे, जो leaving on syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk in the third। हम क्या करेंगे, सेकेंड में भरेंगे पानी और थर्ड में भरेंगे चॉक के कुछ पीसेस। ठीक है, अब हम पिस्टन को इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, सिरिंज में पीछे से कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो किस पिस्टन को पुश करना इजी होगा, आप कंपैरिजन करके बताओ। जो गैस वाला है जिसमें हमने कुछ नहीं भरा, उसमें बस गैस भरी हुई है ना, तो वो इजीली प्रेस हो जाएगा। फिर बारी आई लिक्विड की जिसमें वाटर होगा, उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जिसमें हमने चॉक भरी है उसको प्रेस करने में हमें ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूज़न निकलता है कि जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। वो सॉलिड और लिक्विड्स की कंपैरिजन में ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, उनको ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जो एलपीजी होता है, एलपीजी जो गैस आती है हमारे घर के अंदर, है ना, सिलेंडर्स में, उनको भी क्या होता है,
या फिर जो ऑक्सीजन सप्लाईज होती है हॉस्पिटल में, वो भी सिलेंडर में कंप्रेस करके भरी जाती हैं। ठीक है, जो सीएनजी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे भी क्या करते हैं हम, कंप्रेस करके भरते हैं, जो व्हीकल्स में यूज़ होते हैं आजकल, है ना। ठीक है, और we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell of that reaches our nostril. किचन में कुछ पकता है, हमारे नाक तक स्मेल आती है ना। कभी हम दूध गर्म करते हैं तो उसकी स्मेल, या फिर कुछ अच्छा पकवान बन रहा हो तो स्मेल आती है, हमारे नॉस्ट्रिल तक अपने आप आ जाती है। हम अपने कमरे में बैठे होते हैं, किचन से स्मेल यहाँ तक आ जाती है। तो ये हमारे पास पहुँचती कैसे, जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो खुशबू जिससे मिलती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो फूड के, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और जब एयर किचन से दूर फैलती है तो वो हमारे पास तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जो हॉट कुक यानी जो गर्म फूड है उसकी जो स्मेल है वो हमारे पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है, इन विथ कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, क्या होता है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। जो गैसेस होती हैं उनमें डिफ्यूजन बहुत तेज़ होता है, क्योंकि क्या होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी ज़्यादा होती है ना। और इन द गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं रैंडमली, मतलब उनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता, वो किधर भी मूव करते हैं, जिगजैग कैसे भी मूव करते हैं। ठीक है, और उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रैंडम मूवमेंट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो, जो कंटेनर होता है ना उनका, जिस बर्तन में वो गैस रखी होती है, उसकी वॉल पे ये बहुत प्रेशर डालते हैं। ठीक है, ओके, देखो, ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये बिल्कुल अरेंज रखे हुए हैं, है ना, एकदम सीक्वेंस में। और जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, लेकिन जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो किधर भी डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, ओके, जो मास होता है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना। किसी पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस मैटर की डेंसिटी बोलते हैं, उस सब्सटेंस की डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आप डिसाइड करो कि इनमें से किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, किसकी कम है। एयर की, एग्जॉस्ट, जो चिमनी से धुआं निकलता है उसका, या फिर हनी का, या फिर वाटर, चाक, कॉटन, या फिर आयरन का, किसका ज़्यादा है किसका कम है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करिए। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है इसको आप टेबल के फॉर्म में लिखिए। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, आप रिजिडिटी के बारे में लिखिए। रिजिडिटी क्या होती है, मतलब कोई मैटर कितना रिजिड होता है ना। कंप्रेसिबिलिटी, उसको दबाया जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे होता है ये। और फ्लूइडिटी, कोई लिक्विड है जो फ्लो करता है उसकी फ्लूइडिटी क्या होती है। ठीक है, गैस कंटेनर कैसे फिल होते हैं, है ना, गैस कंटेनर फिल होता है तो उस पर कमेंट करिए, क्योंकि जब हम गैस को किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो वो उसके क्या होते हैं, वो एक तो उस बर्तन का शेप ले लेता है, और उसके पार्टिकल्स तेज मूव करते हैं, और वो कंटेनर की वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, डेंसिटी, अभी हमने डेंसिटी देखा,
है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होता है। ठीक है, और हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड्स के पास क्या होती है, लोअर डेंसिटी होती है, लेकिन क्या होता है, जो आइस होती है ना, आइस जो होती है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आइस होती है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो वाटर फ्लोट करता है। कैन मैटर चेंज दिस स्टेट? क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। मैटर कितने स्टेट में, थ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से? सॉलिड जैसे कि आइस, लिक्विड जैसे कि एज द फैमिली है वाटर, है ना, वाटर तो लिक्विड स्टेट में होता है, और जो वाटर का वेपर्स, जो वाटर वेपर होते हैं वो क्या होते हैं, वो गैसियस स्टेट में होते हैं, है ना। तो वाटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। सॉलिड, सॉलिड में आइस, लिक्विड में वाटर, और गैसियस स्टेट में क्या होता है, वाटर वेपर। ठीक है, तो इन मैटर्स के बीच में होता क्या है, इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब वो स्टेट को चेंज करते हैं तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, जब ये चेंजेस होते हैं तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, ये चेंजेस कैसे होते हैं, हाउ डज दिस चेंजेस ऑफ ए स्टेट टेक्स प्लेस, है ना। इन सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर के लिए हम देखते हैं आगे। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो जब टेम्परेचर चेंज होता है तब पार्टिकल्स पे, तब मैटर्स पे क्या इफेक्ट होता है, उसको एक्टिविटी नंबर 1.12 से समझेंगे। ठीक है, हम 150 ग्राम ऑफ आइस लेंगे किसी बीकर में, और क्या करेंगे, उसको थर्मामीटर से चेक करेंगे। ठीक है, और एक ग्लास ग्लास रॉड लेंगे उसको स्टर करने के लिए। बीकर में हम उसको रखे हैं आइस को। ठीक है, अब हम बर्नर को जला के गर्म करेंगे इस आइस को। ठीक है, अब क्या होगा, जो आइस थी, है ना, आइस जो क्यूब्स थे वो कैसे, किस में चेंज हो गए, वो वाटर में चेंज हो गए। ठीक है, और हम टेम्परेचर उसका चेक करते रहेंगे। तो जिस टेम्परेचर पे ये आइस वाटर में यानी लिक्विड में चेंज हो जाता है, हम उस टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। अब हम अगले वाले एक्टिविटी में क्या करेंगे, इस ये जो हमारे पास वाटर बना है ना, इसको हम और गर्म करेंगे और देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे, थर्मोमीटर की हेल्प से देखेंगे कि किस टेम्परेचर पे ये वेपर बन जाता है। ठीक है, ओके, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, हमने अभी पढ़ा था, है ना। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और उनकी स्पीड क्या होती है, पहले से ज़्यादा हो जाती है। जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम हीट के द्वारा, है ना, ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस फोर्स से ज़्यादा हो जाती है जो पार्टिकल्स के बीच में लगती है, तो पार्टिकल के एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, और वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। द पार्टिकल लीव्स द फिक्स पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली।
ठीक है। अ स्टेज इज रेज्ड, एक स्टेज ऐसी आती है जब सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड मेल्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने देखा था आयरन को भी पिघला के क्या लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है, एल्यूमिनियम को पिघला के लिक्विड में बनाया जाता है ना। जैसे हम वैक्स को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है और लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या है, जैसे जैसे हम उसको हीट या फिर एनर्जी देते जाते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसकी कंपैरिजन में कम हो जाता है, तो वो अपने जो बॉन्ड है वो तोड़ देते हैं। मतलब वो जो फिक्स रहते हैं फोर्स की वजह से वो उसको लीव कर देते, छोड़ देते हैं और अपनी पोजीशन से हट के फ्री हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा ऐसा पॉइंट, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये इंडिकेट करता है कि जो फोर्स है, जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में वो कितना है। ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 क्या, केल्विन। The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. ठीक है। जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है that is change the solid into liquid state is also known as fusion. इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं, है ना। मिक्सिंग को हम बोलते थे डिफ्यूज़न, लेकिन जो सॉलिड से लिक्विड में जब मैटर स्टेट अपनी चेंज करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न। ठीक है। जब एक सॉलिड मेल्ट करता है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, क्या होता है, इसका टेम्परेचर सेम होता है। तो ये जो हमने हीट की एनर्जी दी वो कहाँ गई, आइए उसके बारे में देखते हैं। हमने देखा, ऑब्जर्व किया कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेल्टिंग की, ठीक है, जो टेम्परेचर था सिस्टम का, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रेज। जब मेल्टिंग पॉइंट हमें मिल गया तब भी टेम्परेचर मिक्सचर का या फिर सिस्टम का चेंज नहीं हुआ। ठीक है। जब सारी आइस पिघल गई और this happened even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to supply heat. This heat gets up into changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. ये जो हीट हमने दी वो कहाँ यूज हुई, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको उसको ब्रेक करने में गई, है ना। जैसे जैसे ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई बाय द आइस, है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इट कंसीडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर्स एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। मतलब गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा, मतलब लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, है ना। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो जो भी हमने उसको हीट प्रोवाइड करी वो सब क्या हुई, आइस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में यूज़ हुई, है ना। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसका आइस का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, जो उसका लिक्विड फॉर्म था उसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, वाटर का जो पहले था वही टेम्परेचर रह गया। तो वो सारी एनर्जी कहाँ गई, इसको ब्रेक करने में, और वो हमें दिखी नहीं क्योंकि टेम्परेचर राइज नहीं हुआ सिस्टम का। तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम हिडन एनर्जी बोलते हैं, हिडन
वो हिडन होती है, छुपी हुई होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब हिडन उष्मा, मतलब छुपी हुई उष्मा। ठीक है। The amount of heat energy that required to change 1 kg of solids into liquid, वो अमाउंट एनर्जी का जो 1 kg सॉलिड्स को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब नॉर्मल प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे हम हैं इस टाइम, ठीक है, at its melting point is known as the latent heat of fusion। ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उष्मा की वह मात्रा जो सॉलिड से 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल ऑफ आइस एट द सेम टेम्परेचर। जो पार्टिकल ऑफ आइस थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी है पार्टिकल ऑफ वाटर के इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वो आइस से चेंज हुई है इसमें, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास एक लेटेंट हीट भी तो है जिसने उसको आइस से लिक्विड में चेंज करा है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster। जब हम हीट सप्लाई करते हैं एनर्जी को वाटर में, तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फास्टर मूव करने लगते हैं। ठीक है। एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है, अ पॉइंट इज रीच्ड, एक पॉइंट आता है जब क्या होता है, पार्टिकल जो है वो, उसके पास इतनी एनर्जी हो जाती है, इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। मतलब उनके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है, और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो लिक्विड है वो स्टार्ट हो जाता है इनटू चेंजिंग इनटू गैस, वो गैस में चेंज होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है। और वो टेम्परेचर जिस पे क्या हो, जो लिक्विड है वो बॉयल होने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस सिस्टम का बॉइलिंग पॉइंट, या फिर उस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग बड़ी मात्रा में होता है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। वाटर के लिए क्या है कि 373 केल्विन पे, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, ये बॉयल करना स्टार्ट करता है। ठीक है। कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर बनने के लिए लैटेंट हीट को डिस्क्राइब कर सकते हो। क्या ये सेम होता है, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे हमने लैटेंट हीट को, फ्यूजन को डिफाइन किया था, क्या लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ऐसा होता है, मतलब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा क्या सेम होती है, इसके बारे में देखेंगे। Particle in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at the same temperature, है ना। अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें और उसके वेपर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, तो दोनों में क्या होता है, दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होता है। जो भाप होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना, वाटर वेपर, वो उसके ऊपर अगर हम अपना हाथ रख दें तो हम जल जाएंगे, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टीम के वेपर्स हैं, स्टीम के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा है ना, इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। अब देखो, सॉलिड से हम हीट दे के लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, फिर लिक्विड से हीट को, लिक्विड में हीट देके गैसेस स्टेट में चेंज कर सकते हैं, फिर उसको ठंडा करके गैसेस स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं, फिर ठंडा करके लिक्विड से सॉलिड में ला सकते हैं, है ना। जैसे वाटर वेपर से वाटर बना, फिर हमने बनाया आइस, है ना। तो इस तरीके से हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं हीटिंग और कूलिंग के थ्रू। ठीक है।
So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. हम उसके टेम्परेचर को चेंज करके उनके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, है ना। अभी हमने देखा वाटर के केस में क्या क्या हुआ, ठीक है। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. But क्या हुआ यहाँ पे, देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। कुछ ऐसे मैटर हैं जो सीधे सॉलिड से वेपर में यानी गैस में चेंज हो जाते हैं, वो लिक्विड में चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है क्या, कम्फर यानी कपूर का। अगर हम कपूर को जलाते हैं, जब भी आपने पूजा वूजा करी होगी या फिर ऐसे ही, तो आप अगर कपूर को जलाओगे तो क्या होगा, वो सीधे सॉलिड से लिक्विड में चेंज वेपर में सॉरी गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्रश करके कपूर को जलाएंगे चाइना डिश में, ठीक है, या फिर किसी भी ऐसे नॉर्मल प्लेट में आप अगर उसको जलाते हो, तो आप क्या देखोगे कि ओके, हम एक्टिविटी देखते हैं। टेक सम कैम्फर, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। हम उसको चाइना डिश में रखेंगे, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। हम चाइना डिश के ऊपर कुछ इस तरीके से फनल को रख देंगे, ठीक, जैसा कि फिगर में रखा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हीट देंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी। क्या हमें मिलता है एक्टिविटी के बाद कि जो चेंज ऑफ स्टेट है ना, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। मतलब क्या हुआ, जब चेंज होता है स्टेट का, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जब सॉलिड से सीधा वो गैस में चेंज हो जाए, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो हम इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना। और जब डायरेक्ट चेंज होता है गैस का सॉलिड में बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो हम इसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। जब गैस से किस में चेंज होगा, सॉलिड में, तो ये होगा डिपोजिशन, है ना। जब सॉलिड से सीधे लिक्विड में हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन, ओके। अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या होगा, हमने देखा टेम्परेचर को चेंज करने पे क्या इफेक्ट आता है मैटर्स पे, और अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं किसी मैटर के तो क्या इफेक्ट आएगा, भी बहुत सारा है, ओके। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, we have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles, ठीक है। हमने क्या सीखा, जो डिफरेंस होता है वेरियस स्टेट ऑफ मैटर्स में, वो किसकी वजह से होता है, वो उनके बीच के जो डिस्टेंसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, उसकी वजह से होता है। तो अगर क्या होगा, अगर हम उस पर प्रेशर करना शुरू करें, है ना, या फिर उसको एंड कंप्रेस गैस, अगर हम गैस को कंप्रेस करके क्या करें, इनक्लोज इन अ सिलेंडर, अगर हम उसको भर दें, विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्या प्रेशर को इंक्रीज करने से या फिर डिक्रीज करने से मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। तो देखते हैं, ठीक है। कुछ गैस भरी है सिलेंडर में, अब पिस्टन की हेल्प से हम उसको प्रेस कर रहे हैं, है ना, प्रेस कर रहे हैं फिर प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करने पे क्या होता है, जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के
पास आते जाते हैं। ठीक है, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा, वो गैस को लिक्विफाई करेगा। ठीक है, आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे हम हाई प्रेशर पे स्टोर करते हैं। ठीक है, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। वो क्या होता है, उसको हम डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक ना, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। वो बिना लिक्विड स्टेट में आए, अगर हम उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, सीधे सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रीज़न है, दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइसाइड, ड्राई आइस। इसी वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किसके नाम से जानते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो क्या करते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस को। मतलब उनकी वजह से सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, इनका मैटर के स्टेट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे क्या है, लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम, लिक्विड वेपराइजेशन होके किस में वेपर बन के किस में चेंज हो जाएगा, गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। और गैस को जब हम सब्लिमेशन, जब डिपोजिशन करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, है ना। और जब सॉलिड का हम फ्यूज़न करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब रिवर्स आते हैं, जब लिक्विड का हम क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जब हम सब्लिमेशन करेंगे तो गैस में, जैसे हमने देखा था कपूर के केस में, है ना। और जब हम गैस से कंडेंसेशन करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। जैसे बारिश होती है ना, वाटर वेपर जाके एटमॉस्फेयर में, वो कंडेंसेशन के थ्रू वो लिक्विड वाटर वेपर, वाटर ड्रॉप्स में चेंज होते हैं और वो बारिश के रूप में फिर से नीचे आते हैं, है ना। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको देखेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। 300 केल्विन को आप सेल्सियस में कैसे लिखेंगे, और 573 केल्विन को कैसे लिखेंगे, आप इसको कन्वर्ट करिएगा। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी वाटर की, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर कैसे बिहेव करेगा। For any substance, why does the temperature remains constant during the change of state? क्यों टेम्परेचर सेम रहता है जब वो स्टेट चेंज कर लेते हैं, तब भी हमने देखा था कि उसमें जो हम हीट देते हैं, जो टेम्परेचर देते हैं, उसको स्टेट को चेंज होने के लिए वो सब कहाँ ऑब्जर्व होती हैं, वो पार्टिकल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक होने में यूज़ हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है दोनों स्टेट के बीच में, सेम टेम्परेचर पे दोनों स्टेट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, डू वी नीड टू हीट और चेंज प्रेशर, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमें हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए। Can you quote some example for everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid changing the boiling point, reaching the boiling point? क्या ऐसा कोई मैटर है जो बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे ही लिक्विड से गैस में चेंज हो जा रहा है, वेपर में चेंज हो जा रहा है। जब हम पानी को बिना ढके छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होता है, चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है, जब गीले कपड़े हम धूप में सुखाने को डालते हैं, है ना,
तो क्या होता है, जो उसके अंदर वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो वेपर में चेंज होके निकल जाती हैं, है ना। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नियर एट रेस्ट, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है डिफरेंट अमाउंट में, ठीक है। जब लिक्विड के केस में क्या होता है, जो स्मॉल फ्रैक्शन होता है, छोटा सा पार्ट होता है पार्टिकल का सरफेस पे, ठीक है, उसके पास क्या होता है, उसके पास होती है हायर काइनेटिक एनर्जी, जो क्या करता है, जो एबल होता है, जो कैपेबल होता है टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। जो सरफेस पे वाटर होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है और वो फ्रीली मूव करता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। मतलब अगर बिना बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट पे आए कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जा रहा है तो इसे हम उसका इवेपोरेशन बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो हम एक्टिविटी से समझेंगे इसको। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। हम इसको फैन के नीचे या फिर विंडो के पास रखेंगे। 5 ml ऑफ वाटर किसी खुले चाइना डिश में रखेंगे और विंडो या फिर फैन के नीचे। अब हम 5 ml वाटर को चाइना डिश में रखेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको एक कबर्ड में रख देंगे या फिर सेल्फ में रख देंगे, ठीक है। अब हम रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। हम तीनों केस में देखेंगे कि कितने दिन लगे इसको इवेपोरेट होने में, ठीक है। और हम यही प्रोसेस रेनी डेज में भी करेंगे और अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में, हम देखेंगे कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज करता है किसके साथ, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उसका इवेपोरेशन का जो रेट है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना, क्योंकि वो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें होता है। अगर सरफेस क्या होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि while putting clothes for drying up we spread them out, है ना। और जो इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा किसके साथ, विद अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी कम होगी जो इवेपोरेशन होगा वो बढ़ता जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ना। वाटर वेपर जब एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पे जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वेपर की, एयर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है ना। उस टेम्परेचर पे वो ज़्यादा वेपर को कंटेन नहीं कर सकता, मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वो जो इवेपोरेशन है वो घटती जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। हवा अगर तेज चल रही है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है।
इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन अ विंडी डे। जब हवा चल रही होती है तो हमारे कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं, है ना। और जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती जाएगी, पार्टिकल्स ऑफ वेपर वाटर वेपर मूव अवे फ्रॉम द विद द विंड। जो पार्टिकल्स हैं वेपर के वो भी क्या हो जाएंगे, वाटर के, वो भी मूव करेंगे हवा के साथ। तो हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन से कूलिंग कैसे होता है। ओके, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, है ना। खुले बर्तन में क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो इवापोरेशन करता रहता है, और जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड है वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ रीजन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। जब आसपास की एनर्जी वो लिक्विड एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो जो अगल बगल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तो जो सराउंडिंग है उसके आसपास वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। जब क्या होता है, हम अपने हथेली पे एसीटोन रखते हैं तो क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसको रखते हैं तो वो हमें ठंडा फील होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी हमारे हथेली से लेते हैं और हमारे सराउंडिंग में, हमारे हथेली से या हमारे सराउंडिंग से लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ये जो उसकी वजह से जो इवेपोरेशन होता है उसकी वजह से हमारी जो हथेली है वो ठंडी हो जाती है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, किसी गम दिन में के बाद, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। लोग क्या करते हैं, जब धूप बहुत होती है दिन में तो लोग शाम को क्या करते हैं, वहाँ पे पानी गिराते हैं छतों पे, घर के बाहर, है ना। इससे क्या होता है, इससे जो वाटर होता है वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है और जिसकी वजह से सराउंडिंग जो आसपास का एरिया है वो कूल हो जाता है। ठीक है। वाई वुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। जो समर होती है, गर्मी का मौसम होता है, जो ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी। जब इवापोरेशन होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे वो एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है। फ्रॉम द सराउंडिंग आर बॉडी सरफेस, वो हमारी बॉडी सरफेस से एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है। और वो चेंज कर देते हैं इसको वेपर में। ठीक, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। ठीक है। जो हीट एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो उस लैटेंट हीट के इक्वल होती है जो वेपराइजेशन के लिए एब्जॉर्ब की जाती है बॉडी से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी कूल रहती है। जो कॉटन होता है, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। जो कॉटन होता है वो क्या करता है, ईजिली हमारे स्वेटिंग जो होती है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और वो हेल्प करता है उसको एक्सपोज करने में सराउंडिंग्स के, जिसकी वजह से वो जो वाटर होता है वो सराउंडिंग से, यानी जो स्वेटिंग होती है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी को क्या होता है, कूलिंग की फीलिंग आती है। ठीक है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। जब हम किसी ग्लास में, ग्लास के कंटेनर में या फिर कांच के ग्लास में पानी रखते हैं, आइस रखते हैं, ठीक है, या फिर किसी ग्लास में तो ठंडा पानी रखते हैं या फिर आइस रखते हैं, तो वाट उसका जो सरफेस होता है बर्तन का, उस पर ड्रॉप्स क्यों आ जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बूंद बूंद क्यों आ जाती है। तो लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। हम किसी टम्बलर में आइस कोल्ड वाटर रखेंगे, ठंडा पानी रखेंगे। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर। हम देखेंगे कि जो उसका जो सरफेस है उसमें कुछ बूंदें आ गई हैं। ठीक है।
जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर and coming in contact with the glass, cool glass of water, वो उसके क्या होते हैं, उसके सरफेस पे टच में आते हैं जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर थे, ठीक है, वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और वो वेपर से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो हमें वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में दिखती हैं बर्तन के ऊपर या फिर ग्लास टम्बलर के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डज द डेजर्ट कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में वो बेटर कूलिंग क्यों करता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, इवापोरेशन और सराउंडिंग को कूल करता है इवापोरेशन की वजह से। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। मटका क्यों कूल करता है पानी को, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, इवापोरेशन होता है ना, उसके मटके की जो मिट्टी होती है उसके पोर्स के थ्रू, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर का पानी जो है ठंडा होता है। वाई डज आवर palm फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अभी हमने देखा था एसीटोन रखने पे क्यों हमारे पाम जो है ठंडा फील करते हैं। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम रादर दैन कप। हम किसी साशर से गर्म चाय पीने में ज़्यादा एबल, मतलब हमें ज़्यादा सुविधा होती है इन कंपैरिजन टू कप। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और वो जल्दी ठंडा हो जाता है, उसमें जो लेटेंट हीट होती है वो कम होती है। व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड बी वेयर इन समर। हमने देखा हमें कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्वेटिंग को एक्सपोजर मिलता है और हमारी बॉडी को कूलिंग फील होती है ना। तो इस चैप्टर में इतना ही ख़त्म हो गया चैप्टर, ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।